नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम सिद्धपुरा, गाम जामका, तहसील डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़, गुजरात। जब से मैंने पढ़ाई करने के बाद कृषि करने का निर्णय किया तो सबसे पहले पानी की समस्या थी। तो 1999 में एक मनसूभाई नाम के जो व्यक्ति थे उसने पानी की प्रेरणा दी। पानी रोकने का काम शुरू करने के बाद कृषि करना शुरू कर दी। जब से कृषि का प्रारंभ किया तब पहले रासायनिक खाद और जंतुनाशक दवाई के साथ में कृषि में जुड़ा था, पिताजी के साथ। इसके बाद ऐसा लगा ये पानी का काम करते करते दूसरा काम जामका से शुरू हुआ, गाय आधारित प्राकृतिक कृषि का। तो सबसे पहले मैंने 1 एकड़ में एक कृषि की शुरुआत की और पूर्ण विश्वास और लगन के साथ काम किया। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये प्राकृतिक कृषि में कुछ कम उत्पादन मिल रहा है। उसमें मुझे पूर्ण रूप से अच्छा परिणाम देखने को मिला। दूसरे साल हमने पूरी कृषि में गाय आधारित कृषि का प्रारंभ कर दिया। तब मेरे पास 25 गाय थी। आज मेरे पास 105 गाय है और 150 बीघा से ज़्यादा, 80 एकड़ से ज़्यादा में हम कृषि कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा अच्छा परिणाम मिल रहा है। उसमें वो 2002 की आज तक की साइकिल में हमको प्रकृति ने खूब सिखाया है। कई लोगों ने प्रेरणा दी है, कई लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। हम भी किसी लोगों के पास से कुछ न कुछ सीखे हैं, आज भी सीखते हैं। तो ये काम करते करते हमने ये अपने ऐसा सोच लिया कि भाई जंगल के अंदर जो प्रक्रिया होती है प्रकृति की, वो खेतों में वही सेम है। मिट्टी तो पूरे देश में, पूरे विश्व में मिट्टी तो मिट्टी है। प्रकृति का विज्ञान जो काम कर रहा है मिट्टी के अंदर, जीव सृष्टि के अंदर, वातावरणों के अंदर, पानी की जो उसकी ज़रूरत है वो सभी जगह पे एक ही ढंग से कृषि की जाती है। लेकिन जंगल में होने वाले जो फसल है वो अपने आप वहाँ जो कृषि की जुताई नहीं की जाती, उसको डीएपी फर्टिलाइज़र कुछ डाला नहीं जाता, पेस्टिसाइड वहाँ छिटका नहीं जाता। तो वहाँ कृषि वो उत्पादन क्यों हो रहा है? तो हमारे बुजुर्गों की कृषि में भी ऐसा हुआ करता था। जब गाय का गोबर खेत में डालते थे वो खाद से अच्छी तरह से कृषि हुआ करती थी। जंगल के अंदर भी जो जितने भी जो पानखर की ऋतु है वो जो अपने पत्ते झड़ जाते हैं, वो पूरे पत्ते जंगल में ऊपर आच्छादन हो जाता है। और जब बारिश आती है तो पूर्ण रूप से उसका खाद बन जाता है। तो भूमि के अंदर का जो कार्बन है, हमको ये कृषि करते करते ये सीखने को मिला है कि प्राकृतिक कार्बन जो भूमि के अंदर जो बैलेंस होता है वो कृषि का सबसे अहम हिस्सा है। इसके बिना दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी कृषि को सफल नहीं कर पाएगी। आज आधुनिक टेक्नोलॉजी में हम खेतों को जला रहे हैं, खेतों को साफ कर रहे हैं, खेतों की उन गहरी जुताई कर रहे हैं। तो वही सब जो भूमि के अंदर रहने वाली जीव सृष्टि की जो कॉलोनी है, पहले तो ये समझना चाहिए कि कृषि हम नहीं कर रहे। कृषि जमीन में रहने वाला उदय से लेके केचुआ से लेके सूक्ष्म जीव जो हम आँख से नहीं देख पा रहे, वही सब लोग खेतों भूमि के अंदर रह के अपनी जो पूरी प्रोसेस बनाते हैं। और भूमि इसका जो घर है, हम ज़मीन को बिना कारण जोताई कर देते हैं, धूप में सुखा देते हैं, तो उसका जो कार्बन है वो उड़ जाता है, हवा में चला जाता है, नाइट्रोजन वहाँ नहीं रहता, सूखी ज़मीन में जीव सृष्टि भी नहीं टिक पाती। तो हमने ये आच्छादन की वजह से भूमि के अंदर जो भेज है, ह्यूमस है, वो जो टिकता है, ह्यूमस है, वहाँ कार्बन है, वहाँ जीव सृष्टि है। जीव सृष्टि जो एक्टिव रहती है तो पौधे का जो लिक्विड फॉर्म में
जो उसको पोषक तत्व चाहिए वो बना के देती है। प्रकृति ने हमको बहुत सिखाया है। ये प्रकृति का विज्ञान क्या है उसको समझ के अगर कृषि की जाए तो कृषि में हर समस्या को आसानी से हम सफल कर पाएंगे। ऐसे हमने सोचा कि भाई अभी भूमि के अंदर जितनी पेस्टिसाइड डाली है, हर्बिसाइड डाली है, फंगिसाइड जो भूमि के अंदर पिलाया है, तो ज़मीन में रहने वाले जीव जो जंगल की 1 ग्राम मिट्टी में रहते हैं उतना अपनी भूमि में नहीं रहा है। इसीलिए हम देसी खाद भी डालते हैं फिर भी परिणाम नहीं मिल पाता। ये जो सोल्यूबल खाद जितने भी आए हैं रासायनिक खाद, जैसे इंसान को डायबिटीज हो जाता है उसको जो बाहर से इंसुलिन दिया जाता है, ऐसा फसलों को हम बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं। कोई भी केमिकल हमारे बॉडी में और खेती के अंदर आड़ असर जो पैदा करता है, इससे बहुत विकृतियाँ पैदा होती है। इससे अलग अलग प्रकार के रोग निर्माण होते हैं, वायरस पैदा होते हैं। जो ज़मीन के अंदर रहने वाले जो ट्राइकोडर्मा है, पेसिलोमाइसिस है, माइकोराजा है, जैसे अनेक प्रकार के जीव है, उसकी उत्पत्ति बंद हो गई है, वो नाश हो गया है। तो इसकी वजह से पौधे को जो लभ्य फॉर्म में जो एंजाइम चाहिए, खाद चाहिए, खुराक चाहिए, वो बन नहीं पा रहा। इसलिए हम रासायनिक खाद दे के उसको उत्पादन ले रहे हैं। वही उत्पादन फसलों के अंदर जब फसल तैयार होती है उसमें आया है। वही अनाज हम ये जो पूरे देश के लोगों ने, विश्व के लोगों ने खाया है, तो बीमारी आई है, कुपोषण आया है, वही कृषि की वजह से ही आया है। तो कृषि इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रकृति का जो समग्र जीव सृष्टि का संरक्षण कर सकता है। उसमें जो काम करने वाले ये कृषि के ऋषि जो किसान है, वो किसान के ज़रिए ही हम इसको बैलेंस कर पाएंगे। तो हमने ये सोचने को मिला कि अभी भूमि की परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई है पिछले 50 साल में, कि इतनी पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड डाल दिया है कि अभी भूमि के अंदर की जो जीव सृष्टि है वापस इसको खड़ा करने के लिए जो जैविक कार्बन है उसको वापस जब भूमि के अंदर बैलेंस करने के लिए अभी बायोमास चाहिए। बायोमास डालते रहेंगे, ऊपर से पेस्टिसाइड और खाद बंद करेंगे, तभी हमारी भूमि के अंदर कम से कम साइंटिस्टों के मतों के अनुसार भूमि के अंदर 0.75% कार्बन होना चाहिए। जंगलों के अंदर 1.5 से 3% कार्बन पाया गया है, तो वहाँ कोई कमी नहीं है, वहाँ कोई रोग नहीं है, फिर भी फल फूल आता है। वहाँ कोई पानी भी नहीं पिलाता, फिर भी पौधा मरता नहीं है और सालों तक वहाँ जिंदा रहता है। तो भूमि के अंदर पानी देना पड़ता है। वो समस्या जो आई है, ज़मीन की जो पोरोसिटी है, पानी एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो घट गई है। उसकी जिम्मेदारी रासायनिक खाद और फर्टिलाइज़र है। ये जो भूमि के अंदर जो भेज के अंदर जो हम ट्रैक्टर चलाते हैं, वो ट्रैक्टर के ज़रिए जो हमें समस्या खड़ी की है कि ज़मीन को कॉम्प्रेस कर दिया है। जो बारिश का पानी जितना भूमि के अंदर जाता है वो नहीं जाता, मिट्टी को धुल कर नदी नाला में चला जाता है, तो वो भी खेती के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो हमने ये सोचा कि अभी पौधे का सीड्स लगाते हैं, तो वो सीड्स का चौथे दिन इसका जो रूट्स, वाइट रूट्स निकलते हैं, उसको खुराक की शोध में वो निकलता है। तो उसको खुराक तुरंत मिलती नहीं है, तो पौधा बीमार पड़ता है। बीमार पड़ता है तो हम बिना जानकारी के बिना हम कोई भी जीव को फसल के ऊपर देखेंगे तो सीधा पेस्टिसाइड की दुकान पे जाके हम दवा का छिड़काव कर देते हैं। वो गलत है। अगर भूमि को सफल करना है तो सबसे पहले भूमि की क्या बीमारी है उसका जो सॉइल टेस्टिंग है वो करवाना है। मुख्य लभ्य 16 तत्वों की जानकारी लेना है कि कितनी मात्रा में है। ज़मीन का ईसी और पीएच चेक करना है। पानी का टीडीएस, ईसी और पीएच चेक करना है कि हमारी भूमि कहाँ से बीमारी होती है। वहाँ से शुरू करेंगे तो हमारी जो खेती का खर्चा है वो 20% कम हो जाएगा। दूसरी पद्धति, गाय रखेंगे, गाय के आधार पर कृषि करेंगे, ड्रिप इरिगेशन से कृषि करेंगे तो भी हमारा 10 से 15% जो खर्चा कम हो जाएगा और उत्पादन अच्छा मिलेगा। अभी पूरे भारत में जो समस्या खड़ी हुई है उसको जल्दी सुधार करना है तो भूमि के अंदर जो भी कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसको लभ्य फॉर्म में लिक्विड खाद चाहिए, लिक्विड एंजाइम चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? अभी भूमि के अंदर तो जो जीव सृष्टि नहीं है वो बना नहीं पा रही है। भूमि के अंदर कार्बन भी
0.08 से लेके 0.040 तक हो गया है। अभी हमको 75 पे जाना है, इससे आगे लेके हम 1.5-2% कार्बन हमारी भूमि में आ जाएगा, तभी दुनिया की कोई समस्या हमारा फसल को नुकसान नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमने ये विचार विमर्श करके सोच करके एक नया प्राकृतिक खेती का सबसे पहले जीवामृत बनाया, धरामृत बनाया, कई प्रकार के जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया है इसको यूज़ किया है, अलग अलग प्रकार की जो सिस्टमें हम कृषि में यूज़ कर रहे थे। लेकिन अभी हमने ये सोचा कि ये सभी समस्या भूमि के अंदर अगर जीव सृष्टि रहेगी तो ये जल्दी हो पाएगी, लेकिन वो नहीं हो पा रही। परिणाम मिलता था लेकिन धीमी गति से मिल रहा था। लेकिन ये जो एरोबिक और एनारोबिक सिस्टम जो है, जहाँ ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं है वहाँ कोई भी चीज़ों का फर्मेंटेशन जल्दी होता है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये पेड़ पत्ते का जो जड़ जाते हैं वो भूमि के ऊपर ऐसे ही पड़ा रहता है। अगर इसको भूमि के अंदर 3-4 इंच नीचे दबा दे तो वो एनारोबिक सिस्टम हो गया, तो जल्दी से खाद तैयार हो जाएगा। तो हमने सोचा कि भाई हमारा जो डाइजेस्टर है, हमारा पाचन तंत्र है वो एनारोबिक है, गाय का पाचन तंत्र एनारोबिक है, क्रोकोडाइल का पाचन तंत्र एनारोबिक है। तो वहाँ कुदरती एसिड और एंजाइम पैदा करके सभी चीज़ों को डाइल्यूट करने में फास्ट प्रक्रिया होती है। समझो कि क्रोकोडाइल ने मांस के साथ हड्डियों के साथ मांस खा लिया, फिर भी उसके मलमूत्र में हड्डियाँ आती नहीं है। अगर हड्डी को हम हाड पिंजर को ज़मीन के अंदर से 25 साल के बाद निकाल सकते हैं, वो एनारोबिक में भी हड्डियाँ नहीं गल पाती, इसका जो परिवर्तन भूमि के अंदर नहीं हो पाता। फिर भी डाइजेस्टर ऐसी चीज़ है कि वहाँ जो एक एसिडिक लिक्विड तैयार होता है जिसके ज़रिए कोई भी चीज़ को डाइल्यूट करने की प्रक्रिया है वो फास्ट है। इसीलिए हमने ये गोबर कैसे डाइल्यूट हो पाएगा, तो इसके अंदर हमने एक जो बायोडाइजेस्टर बनाया है, वो बायोडाइजेस्टर के अंदर गाय का गोबर, गौमूत्र, छाछ, चावल का धोया पानी या तो उबाला हुआ पानी, ये और गुड़, वो पांचों चीज़ों को मिलाकर डाइजेस्टर के अंदर भर दिया। 45 दिन के बाद इसके अंदर का लिक्विड जो निकला तो उसके अंदर से लभ्य पाए जाने वाले अनेक कई प्रकार के एंजाइम मिले हैं। उसने हमको खेती में शुरुआत करके अलग अलग पौधों में, अलग अलग किसानों के वहाँ अलग अलग जगह पे इसका एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें से बहुत अच्छा परिणाम मिलने लगा। तो आज हम बता रहे हैं कि हमारी भूमि के अंदर कम से कम 40 प्रकार के अलग अलग जो पाक जो हम ले रहे हैं, उसमें अनाज है, सब्जी है, कटहल है, ये फल है, वो सब उगा रहे हैं। तो हमने अभी देखा कि हमारा जो गन्ना है, आपने देखा तो गन्ने की साइज़ कितनी है। जो काला वाला गन्ना जो खाने में यूज़ होता है, तो इसका 8 इंच जितना लंबा है और इतने 2 इंच जितना चौड़ा गन्ना पाया गया है। ये जो पपीता है, वो भी पपीता प्रति पेड़ 120 किलो तक का हमारा उत्पादन किया है। ये जो आम की समस्या है, अभी जो केमिकल की वजह से पूरी आम की कृषि खत्म हो रही है। पूरे गिर विस्तार में 2,20 लाख से ज़्यादा बड़े आम का पेड़ है, उसमें जो कल्टर पाया जाता है, इसकी जगह हमने इस साल अपने जो आम के अंदर अभी जो छोटी छोटी मैंगो जो आम दिखी है, तो वो इसका परिणाम है कि हमने कल्टर के समय, जो पिलाने के समय हमने ये गौधरामृत का लिक्विड पिला दिया, एक प्रति पेड़ 20 लीटर, तो उसमें अच्छा परिणाम मिला है। और 15-20 दिन आम भी इसमें अन्य जो पौधे हैं इससे पहले इसमें लगी हुई है। तो ये हम अभी कितना भी संशोधन कर रहे हैं कि अपन कितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कहीं कौन सी फसल में कुदरत का जो नियम है, कुदरत की जो साइक्लोन है वो दे सकती है, वो हम कभी ले नहीं सकते। तो हमने ये पिछले बागबानी में हमने दिखाया कि हमारा जो पेड़ है वो हमने अगले साल जून महीने में इसको प्रूनिंग कर दिया था। तो वो काटने के बाद साइंटिस्टों का और अनुभवियों का मत ऐसा था कि इतनी चौड़ी डालियाँ आपने जो काट दी है, तो वो 2 साल आराम लेगा, 2 साल वो अपना ग्रोथ बनाएगा, 2 साल के बाद इसमें फ्रूट्स लगेंगे। लेकिन ये चमत्कार हुआ है कि अभी ये पिछले जून 2022 में हमने इसको काटा था। आज अभी फरवरी चल रही है, फरवरी 2023,
इसके अंदर जो फ्लावरिंग भी लग गया है और छोटी छोटी आम भी लग गई है। तो ये हम कुदरत का जो कमाल, जो कुदरत की जो शक्ति है, जो दी गई जो इसकी जो साइक्लोन है, उसको हम समझ पा रहे हैं कि कुदरत के आगे हम कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रकृति का विज्ञान को समझना चाहिए, प्रकृति के अंदर रहने वाले जीवों का महत्व समझना चाहिए, और हमारी मानव संस्कृति, मानव जीवन का जो मूल्य है उसको भी समझना चाहिए। अगर पूरे भारतवर्ष की मानव जाति को जहर मुक्त जीवन देना है तो वो किसान ही दे सकता है। अगर वही पद्धति को सफल करने के लिए जो कोई भी तरीका है, तो अपने मूल भारतीय गौवंश की जो गाय है, इसके ज़रिए हमारी कृषि को लगाव से जुड़ दे और गाय को और कृषि को और प्रकृति को प्रेम करे, तो प्रेम से ही सभी चीज़ है वो सफल हो पाएगी। ये अलग अलग तरीक़ों से बहुत सारे लोगों कई मार्गदर्शन दे रहे। पूरे भारतवर्ष में हमारी भारत सरकार भी आज लगी हुई है कि पूरे भारत में प्राकृतिक कृषि हो, तो उसका हिस्सा हम किसानों बने। ये पूरी जिम्मेदारी पूरे भारतवर्ष के किसानों की है। इसकी संवेदना जगे, प्राकृतिक कृषि करे, गाय के आधार पर जीवन बनाइए, अपनी पीढ़ियों को मजबूत करे, इसका अस्तित्व टकाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। वो गाय के साथ जीवन जीने के लिए हमारा वो सब सफल हो पाएंगे। इसीलिए हम गाय रखेंगे, गाय के आधार पर कृषि करेंगे, प्रकृति का विज्ञान का अध्ययन करेंगे, प्रकृति और गाय के साथ मिलकर कृषि करेंगे तो हर चीज़ सफल करेंगे। और इसीलिए सफल करने के लिए हमको हमारी जात से प्रेम करना होगा, हमारे बच्चों से प्रेम करना होगा, हमारे गांव से प्रेम करना होगा, हमारे राज्य को प्रेम करना होगा, हमारे राष्ट्र को अगर हम प्रेम करेंगे, हमारी कृषि और गाय को प्रेम करेंगे, तो ये पूरी योजना है, इसको हम सफल कर पाएंगे। अस्तु भारत माता की जय, गौ माता की जय। મારું નામ કિશન પરસોત્તમભાઈ સિદ્ધપરા, ગામ જામકા, તાલુકો જિલ્લો જુનાગઢ, ગીર ગોપી ફાર્મ. અત્યારે હું ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતી એનું મેનેજમેન્ટ કરું છું અને ગાયનું પાલન પણ કરું છું. ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતીમાંથી અમે ઘણી પ્રકારના પાકો ઉગાડીએ છીએ, જેમાં ધાન્ય પાક છે, કઠોળ પાક છે, ફળ પાક છે. તો અમે બધું કઠોળ પાકનું અને ધાન્ય પાકનું પ્રોસેસિંગ કરી અને પછી તેનું વેચાણ કરીએ છીએ. જેમાં કે મગ છે, તુવેર છે, ચણા છે, એ બધા એનું દાળ બનાવીને વેચીએ છીએ. બધું અમે કઠોળ અને ધાન્ય વેક્યુમ પેકમાં કરીને આપીએ છીએ અને અમને એના સારા ભાવ પણ મળે છે. પછી બીજું અમે ફળ પાકો બાગાયત પાક કરીએ છીએ. તેમાં તરબૂચ છે, ટેટી છે, સીતાફળ છે, કેરી છે, બધા અલગ અલગ ફળ પાકો કરીએ છીએ અને અમે બધું અમારી જાતે જ માર્કેટિંગ કરીએ છીએ અને અમને સારા ભાવ પણ મળે છે. અને અમારા કસ્ટમર અમે જે પ્રોડક્ટ આપીએ છીએ એનાથી સંતુષ્ટ છે. તે કસ્ટમરો અમારા ગીર ગોપી નામની બ્રાન્ડનું નામ સાંભળીને પણ અમારા ઉપર વિશ્વાસ કરે છે. ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતી ઘણા 20 વર્ષથી કરી છે.
તેમાં અમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઘણું ઉત્પાદન વધતું જાય છે અને ભાવ પણ સારા મળે છે. એના હિસાબે નફો પણ વધારે મળે છે. ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતીથી અમે જે ફળ પાકો, કઠોળ પાકો અને ધાન્ય પાકો કરી છીએ તેમાં અમને ખૂબ સારું રિઝલ્ટ મળે છે. ફળ પાકોમાં એની સાઇઝ પણ સારી થાય છે, મીઠાશ પણ સારી થાય છે. અત્યારના સમયમાં અમે ગાય આધારિત ખેતી કરી છીએ. જ્યારે રાસાયણિક ખેતી કરતા ખેડૂતો છે, જંતુનાશક દવાઓ વાપરતા છે, એમાં ખેતી ખર્ચ બહુ વધે છે. તેના હિસાબે નફો ઓછો થાય છે. અમે જ્યારથી ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતી ચાલુ કરી ત્યારે અમે કોઈપણ જાતની રાસાયણિક દવા કે ખાતર વાપરતા નથી. તેને હિસાબે અમારા ખર્ચમાં ઘટાડો થયો છે. ખર્ચમાં ઘટાડો થવાથી અમારે નફામાં ખૂબ સારો વધારો થયો છે. અને બીજી વાત કે ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતી કરવાથી કસ્ટમરને અને બધા લોકોને ઝેર વગરનું ખાવાનું બધું પહોંચાડીએ છીએ. એનાથી અમને ખૂબ સારો સંતોષ મળે છે.